Hello दोस्तों, how are you? Me, myself, Rajesh Varya, welcoming you on online biology teaching. सभी दोस्तों अच्छे होंगे, सभी खुश होंगे। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लाया हूँ। आइए पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड हार्मोन। दोस्तों, ज्यादातर बच्चे पेप्टाइड हार्मोन कैसे कार्य करता है, किस पद्धति से कार्य करता है, उसमें थोड़ी दुविधा रहती है। तो आइए देखते हैं पेप्टाइड हार्मोन की मैकेनिज्म। एज यू सी मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड हार्मोन। तो पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से, इंसुलिन या एफएसएच, ये सभी पेप्टाइड हार्मोन है। और पेप्टाइड हार्मोन है वो वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल यानी लिपिड में इनसॉल्युबल रहता है। और लिपिड में इनसॉल्युबल रहता है वो सेल मेम्ब्रेन, कोशीय पटल से सीधे सीधा आर पार प्रसार नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है। और ये है सेल मेम्ब्रेन, ओरियन सेल की मेम्ब्रेन है, यानी अंडपिंडीय सेल की ये मेम्ब्रेन है। ओके, जैसे कि आपने पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड्स, बाय लेयर लिपिड। सेल मेम्ब्रेन बाय लेयर लिपिड की बनी हुई होती है। और पेप्टाइड हार्मोन वाटर सॉल्युबल है, जो लिपिड में इनसॉल्युबल रहते हैं। तो सीधी बात है कि वो सीधे सीधे सेल मेम्ब्रेन में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो वो अपना संदेशा, अपना मैसेज, अपना जो कार्य करना है वो सेल में कैसे पहुंचाएंगे, तो उसकी एक मैकेनिज्म रहती है जो इस प्रकार रहती है। तो दोस्तों, क्या होता है, ये पेप्टाइड हार्मोन होता है वो सीधे सीधा कोश में आ सकता नहीं है, बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल। ओके, तो क्या रहता है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर रहता है, उसे हम कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ओके, ये जो यहाँ पे पॉइंट किया हुआ है, ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर मेम्ब्रेन में रहता है। जैसे ही हार्मोन्स आता है, वो हार्मोन इस रिसेप्टर के साथ, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ फिक्स होता है। उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बनता है, ये वाला जो है वो हार्मोन और ये रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, यानी हार्मोन रिसेप्टर संकुल, यानी अंतःस्राव रिसेप्टर संकुल बनता है। क्योंकि हार्मोन सीधे सीधा कोश के अंदर, सेल के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए वो रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है और बनाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे मैसेज आगे बढ़ता है। पर दोस्तों, सेल के लिए, सेल के फंक्शन के लिए जो पहला मैसेज लाता है वो है हार्मोन्स, एफएसएच। यहाँ पे देखें तो उसे हम फर्स्ट मैसेंजर यानी प्राथमिक संदेशावाहक कहेंगे। जो पहला संदेशा लाता है कुछ फंक्शन करने के लिए, सेल को फंक्शन करने के लिए पहला मैसेज लाता है, तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट मैसेंजर, प्राइमरी मैसेंजर, यानी कि प्राथमिक संदेशावाहक। तो यहाँ पे हार्मोन जो है वो प्राथमिक संदेशावाहक कहलाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स अंदर जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, ये कॉम्प्लेक्स जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। और ये जी प्रोटीन सेकेंडरी मैसेंजर यानी द्वितीय संदेशावाहक प्रोड्यूस करेगा। ओके, ये जो कॉम्प्लेक्स है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये जी प्रोटीन को एक्टिव करेगा। जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिव होगा, वो प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी मैसेंजर यानी द्वितीय संदेशावाहक। तो सेकेंडरी मैसेंजर कैसे प्रोड्यूस होता है, तो जी प्रोटीन है वो एंजाइम एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिव करेगा। जी प्रोटीन एंजाइम एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिव करेगा। और ये एडिनाइल साइक्लेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, एटीपी को एएमपी में कन्वर्ट करेगा। और ये जो है वो कंपाउंड साइक्लिक रहता है, यानी चक्रीय रहता है। तो एटीपी में से एएमपी यानी कि सीएएमपी फॉर्म होगा। सीएएमपी सेकेंडरी मैसेंजर द्वितीय संदेशावाहक, यानी कि उसका फुल फॉर्म है साइक्लिक एएमपी। तो ड्यू टू दिस एडिनाइल साइक्लेस फंक्शन, ये सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होता है। तो जो मैसेज आया है हार्मोन का, वो अब आगे बढ़ेगा कोश के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू सीएएमपी, और कोश रस में जो होगा, सेल में जो होगा Ca+2। और तीसरा है IP3,
इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। IP3 का फुल फॉर्म क्या है? आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, IP3। तो ये तीनों जो है वो द्वितीय संदेशावाहक है, जो संदेशा, जो हार्मोन, जो मैसेज लेके आया है, जो फंक्शन करने का, उसको आप आगे बढ़ाएगा। फिर वो टर्सरी मैसेंजर होगा, आगे के आगे एक दूसरे के पास करते रहेंगे ये मैसेज, ये संदेशा। क्या संदेशा है? कुछ फंक्शन करने का, बायोकेमिकल रिएक्शन सेल में होगा, ओके, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स सेल के अंदर प्रोड्यूस होगा, और ये सेल है ओरियन, तो ओरियन ग्रोथ होगा अल्टीमेटली, राइट। तो ये पूरे का पूरा एक्टिवेशन का फ्लो हो जाता है। पहले प्राइमरी मैसेंजर हार्मोन्स, फिर सेकेंडरी मैसेंजर, वो आगे बायोकेमिकल रिएक्शंस को रिस्पॉन्स करेंगे, वो कोई और एंजाइम्स को, वो कोई और को, ऐसे साइमल्टेनियसली पूरे के पूरे लाइन में, पूरे के पूरे क्रम में एक दूसरे को एक्टिवेशन होता है। तो क्या हुआ? हार्मोन कोष के अंदर जा सकता नहीं है, तो ये बाय दिस मैसेंजर, बाय दिस मैसेज, ये पूरे का पूरा अपना कार्य करता है। ओके, तो इस प्रकार पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, वो कोष के अंदर जा सकते नहीं है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं और अपना जो रिस्पॉन्स है, अपना जो मैसेज है, अपना जो संदेशा है, वो कोष के अंदर ये मैसेंजर के थ्रू आगे ले जाते हैं और कोष के अंदर अपनी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं और अपना देह धार्मिक कार्य, कोष में जो कोई होना है, अंडपिंडीय वृद्धि होनी है, अंडपिंडीय सेल है, तो वो प्रेरते हैं, वो करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड हार्मोन। बहुत ही अच्छा है और अच्छी तरह से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगले लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन सीखेंगे। ओके, तो होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन वाटर सॉल्युबल है, जो सेल मेम्ब्रेन से आर पार नहीं जा सकता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बनी है लिपिड से। तो वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पे बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ड्यू टू दिस, ये जो हार्मोन है वो प्रथम संदेशावाहक, प्राइमरी मैसेंजर है, तो ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है। जी प्रोटीन एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेस को, जो एटीपी में से एएमपी यानी सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करता है, सीएमपी, साइक्लिक एएमपी, चक्रीय एएमपी, और कोष में जो होते हैं Ca+2 और आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट IP3, वो भी सेकेंडरी मैसेंजर है। तो उसके थ्रू एक्टिवेशन आगे बढ़ता रहता है और देह धार्मिक क्रियाविधि कोष में होती है और अंडपिंड की वृद्धि होती है। तो ये इसी तरह पेप्टाइड हार्मोन अपनी मैकेनिज्म, अपनी क्रियाविधि दर्शाते हैं। ओके मित्रों, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।